क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वधरी अधम शरीरा। इंडियन फिलोसफर्स का ये मानना था कि ये ब्रह्मांड में जो भी मैटर हैं वो बेसिकली क्षितिज अर्थात जमीन, जल अर्थात वाटर, पावक अर्थात अग्नि, गगन अर्थात स्पेस आकाश और समीर अर्थात हवा, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर सारे मैटर का निर्माण हुआ है। और इन मैटर्स को अगर हम अल्टीमेट पार्टिकल्स में अगर तोड़ते चले जाएं तो फाइनली एक समय आएगा जब हम उस पार्टिकल को अब और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और उसी पार्टिकल को इंडियन फिलोसफर्स ने नाम दिया था परम अणु अर्थात परमाणु, जो सबसे सूक्ष्म हो। अब उससे सूक्ष्म अर्थात उससे स्मॉलर पार्टिकल हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही आइडियाज डेमोक्रिटस, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी 370 बीसी के आसपास में दिया था। उनका भी कुछ ऐसा ही मानना था। बाद में 18th सेंचुरी में जॉन डाल्टन आते हैं और वो इन सारी बातों को एटम के बारे में एक साइंटिफिक आइडिया हम लोगों के बीच में रखते हैं, जहाँ पे डाल्टन का भी जो एजम्पशंस है, जितने भी उनके एजम्पशंस हैं, वो सारे के सारे महर्षि कणाद वाले एजम्पशन से मैच करते हैं, जिसमें डाल्टन ने कहा है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ अ टीनी स्मॉलर पार्टिकल्स which cannot be further divided, and that particle consists all properties of matter, and particles of same matter are identical in all manner, and particles of different matters are completely different from each other। तो ये बातें डाल्टन ने बताई थी। डाल्टन अपने मॉडल में ये बताते हैं कि एक एटम हमेशा रिजिड होगा और एक एटम को अब हम और ज्यादा स्मॉलर फंडामेंटल पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट पार्टिकल है। वो पार्टिकल उस मैटर के सारे प्रॉपर्टीज को कंसिस्ट करता है, लेकिन हम उसको फर्दर और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये जॉन डाल्टन का एजम्पशन था। लेकिन समय आगे बढ़ता गया, लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को हमने डिस्कवर किया। फैराडे ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि चार्ज इज ऑल्सो वन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी जो हम चार्ज कहते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये भी एक्चुअली एक मैटर का ही एडिटिव प्रॉपर्टी है। जैसा कि मैटर के 2 प्रॉपर्टीज हमें मिलते हैं, एक है मास और दूसरा वॉल्यूम। इनके साथ साथ एक और एडिटिव प्रॉपर्टी उन्होंने ऐड किया और उन्होंने कहा कि ये चार्ज इज ऑल्सो वन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट मीन्स कि वो भी उसी मैटर या एटम का पार्ट है जिसे डाल्टन ने एक सिंगल एटम माना है और कहा है कि वो अल्टीमेट है, वो अब टूटेगा नहीं। लेकिन फैराडे के कई ऐसे एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें कि उनका एक एक्सपेरिमेंट था जो चार्ज और मास के रिलेशन को इस्टेब्लिश करता था, जहां पे कि वो फैराडे ने अपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अमाउंट ऑफ करंट passes through a electrolyte is directly proportional to the mass deposited on electrode. It means there is a direct relation between electric charge and mass. तो इस चीज को फैराडे ने एक्सप्लेन कर दिया था कि चार्ज और मास का एक अपना ऑन रिलेशन है। और इस चीज को समय के साथ फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो 19th सेंचुरी 1897 जब इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज्यूम इसके बारे में तो फैराडे ने ही कर लिया था कि कुछ ना कुछ मैटर का एक पार्टिकल है जो चार्ज कंसिस्ट करने वाला है, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकली कभी ऑब्जर्व नहीं किया था। इलेक्ट्रिक करंट हवा में या स्पेस में ट्रैवल नहीं करता। करंट को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसा कि हम आज जानते हैं। एक मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण वो कंडक्टिविटी को शो करता है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं जो आयंस के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट करते हैं। बट हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन को तो डिस्कवर नहीं किया है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी स्पेस में कभी भी ट्रैवल नहीं करता था। लेकिन लोगों को ये काम उस समय के साइंटिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्क था कि अगर हम क्या हो, अगर कि 2 इलेक्ट्रोड हो और दोनों के बीच एक गैपिंग हो, स्पेस हो, और करंट वहां अगर वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल किसी तरह अगर पास हो जाए
तो इसी के ऊपर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उस टाइम के बेस्ड थे। और इस एक्सपेरिमेंट के सीरीज में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट जिसने किया था वो था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए एक सेटअप तैयार किया था, कुछ वैसा ही, जिसमें कि उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया था और इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक बैटरी लगी हुई थी जिसमें कि हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जा रहा था और इसके अंदर के प्रेशर को हमने रिड्यूस कर दिया था 0.001 एटीएम तक। इससे क्या हुआ कि जैसे ही हमने इस प्रेशर को इतना तक रिड्यूस करा और एक हाई वोल्टेज सप्लाई हमने दिया, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल था हमारा, वो पॉजिटिव टर्मिनल एक ग्रेट फोर्स अप्लाई करना शुरू करता है इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। और इस ग्रेट फोर्स के कारण जब वो फोर्स लगाता है तो इधर से कुछ एक पार्टिकल्स माइग्रेट करते हैं। दीज आर एक्चुअली इनविजिबल पार्टिकल्स। तो सवाल है कि सर अगर ये इनविजिबल है तो फिर हम इसको देखेंगे कैसे? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि एक ZNS की फिल्म लगा रखी थी पीछे में, ZNS की फिल्म, जिंक सल्फाइड। इससे इनके ऊपर स्पॉटिंग से ये पता चल जाता था कि यहां पर कोई एक पार्टिकल स्ट्राइक किया है। तो जैसे ही उन्होंने इस बोल्ट पे और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जैसे ही उन्होंने इस बोल्ट को अप्लाई किया, तो क्या देखा कि ये जो पॉजिटिव रॉड्स हैं जिनको कि मैं एनोड कह रहा हूं, तो ये एनोड इधर से कोई एक पार्टिकल्स को विड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव थे और ये निगेटिव था। तो पॉजिटिव वाले ने निगेटिव के तरफ से कुछ एक पार्टिकल्स को विड्रॉ किया एंड दीज आर इनविजिबल रेज। इट मींस कि आप इसको देख नहीं सकते हो बट हम इसको डिटेक्ट कर सकते थे। और उन्होंने डिटेक्ट जो किया तो इस ZNS फिल्म के हेल्प से किया। उन्होंने देखा कि इन इनविजिबल रेज का जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी के अप्रोक्सीमेट बराबर है। साथ ही साथ जैसे ही यहां पे अगर हम कोई एक ओपेक बॉडी लगाते हैं तो वो उसका शैडो पीछे क्रिएट करता है। तो सर शैडो इट मींस नॉट कि लाइट वाला शैडो। यहाँ पे जब ये पार्टिकल्स इधर से माइग्रेट हो रहे थे और एक ओपेक बॉडी बीच रास्ते में आ जाता है तो उसके पीछे ZNS की फिल्म पे कोई स्पॉटिंग नहीं होती है। बाकी जगह पे स्पॉटिंग्स होते हैं, मतलब वहां पे ये पार्टिकल्स जाकर के कोलाइड कर रहे हैं, बट इस जगह पे नहीं हो रहा है। तो इससे ये पता चला कि ये ओपेक बॉडीज, ये जो कैथोड रेज हैं, जो कैथोड टर्मिनल से बाहर निकली हुई हैं, ये हाई वेलोसिटी वाली हैं। ये लाइट के वेलोसिटी को भी अटेंड कर सकती हैं, लाइट के वेलोसिटी के लगभग इनका वेलोसिटी है। साथ ही साथ ये ओपेक बॉडी का शैडो क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल पैडल व्हील यहाँ पे लगा दिया। जो पैडल व्हील था इसके अंदर जब धीरे धीरे जब मोशन होना शुरू हुआ तो इससे ये पता चला कि ये कैथोड जो रेज हैं, दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ पार्टिकल बिकॉज दे कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड अप्लाई ऑन पैडल व्हील। और पैडल व्हील को घुमाना शुरू कर दिया क्योंकि इसके ऊपर ये पार्टिकल जाके बम्बार्डिंग कर रहा था। तो बम्बार्डिंग करने के कारण ये पैडल मूव कर रहा था। बाद में उन्होंने क्या किया कि इसी कैथोड ट्यूब पर दो अलग अलग प्लेट लगाए गए, एक पॉजिटिव प्लेट इधर से और दूसरा नेगेटिव प्लेट इस साइड से। उन्होंने ये देखा कि ये जितने भी कैथोड रेज हैं ऑल बेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ये सारे के सारे पॉजिटिव की ओर बेंट हो गए। तो इससे ये वेरीफाई हुआ कि ये जो इसका नेचर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वाला है ये, यानी जो कैथोड रेज है, इसी कैथोड रे का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। और मिल्किन ने उसका चार्ज डिसाइड किया था ऑयल ड्रॉप मॉडल के हेल्प से। ऑयल ड्रॉप मॉडल से उसने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। और ये कैथोड रे एक्चुअली पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं और इन पार्टिकल्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। बाद में वैसे पॉजिटिव पार्टिकल्स का जो डिस्कवरी है प्रोटॉन का वो 1920 के आसपास में हुआ है। और 1920 के पहले ही हम लोग सारे मॉडल ऑफ एटम को इस्टेब्लिश कर चुके थे, ये मानते हुए, ये एज्यूम करते हुए कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो हैं, हम उनको डिस्कवर बाद में कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये माना जाता था कि पॉजिटिव पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एटम बिकॉज एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दे कंसिस्ट वन
नेगेटिव पार्टिकल विच इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन, जो कि फैराडे ने सबसे पहले जिसको सबसे पहले फैराडे ने लोकेट किया था, बाद में जे थॉमसन ने उसके चार्ज और मास के रेशियो को इस्टेब्लिश किया। तो अब हमारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल था और उस फंडामेंटल पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे। लेकिन हमने प्रोटॉन का भी डिस्कवरी नहीं किया था, क्योंकि प्रोटॉन का डिस्कवरी भी इसी चैनल के अंदर आता है, यानी इसी तरह के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के कारण वो आया था। क्योंकि उस समय के दौर में ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक सामान्य सा सेटअप था, जो कि हर जगह लगभग सारे साइंटिस्ट इस चीज को कर रहे थे। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट और गोल्ड स्टीन के एक्सपेरिमेंट में बहुत कम का डिफरेंस है। जे थॉमसन ने ही सबसे पहले जब देखा कि भाई एटम के अंदर कुछ एक नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो इट मींस कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे, और उन पॉजिटिव पार्टिकल्स के बारे में अजम्पशन तो उन्होंने दे दिया, बट उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन बाद में इसी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, और ये मान लिया गया कि जितने नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे उतने ही पॉजिटिव एटम के अंदर अवेलेबल होंगे, और इसी के आधार पे जे थॉमसन ने अपना सबसे पहला मॉडल दिया था, जिसको हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। थॉमसन मॉडल में उन्होंने कहा था कि एक्चुअली एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन विच नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर डोपिंग। सो हमारा पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिप किए हुए हैं। ये पहला मॉडल था जे थॉमसन का, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के डिस्कवरी के बाद का मॉडल था। क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स के पहले हम लोग डाल्टन वाले मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे थे। डाल्टन के मॉडल में, जैसा कि हमने अभी बात किया कि डाल्टन के मॉडल में एटम को एक रिजिड मॉडल माना गया था। एटम पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होगा, वो अल्टीमेट पार्टिकल होगा। मैं अगर इस एटम को तोड़ना चाहूंगा तो इसके से और कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स आएंगे नहीं, क्योंकि ये सबसे अल्टीमेट है, ये डाल्टन ने कहा था। बट जे थॉमसन का ये अजम्पशन था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स डोपिंग है। बट ये मॉडल भी कई तरह के केमिकल रिएक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता था, क्योंकि उस समय भी हम देखते थे कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी जा रहे हैं और एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स अंदर भी आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर आते हैं तो वो एटम निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जब वही इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जाते हैं तो वो एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन इस जे थॉमसन के मॉडल में, जहां की ईच प्रोटॉन निगेटिव इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा, तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अभी मैं प्रोटॉन बोल रहा हूं बट ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, इन पॉजिटिव पार्टिकल्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक ग्रेटर अट्रैक्शन वर्क करेगा, और उस ग्रेटर अट्रैक्शन के कारण न तो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर माइग्रेट हो सकता है और न ही प्रोटॉन, यानी जो भी आयंस फॉर्मेशन हो रहे थे उनका कोई एक्सप्लेनेशन जे थॉमसन के मॉडल से नहीं मिल रहा था। समय के साथ आगे बढ़ते चले गए और एक नया मॉडल आता है, रदरफोर्ड मॉडल। अगला मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल, भी एक एक्सीडेंट बोल सकते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड अपने समय के एक एरिस्टोक्रेट पर्सन थे, पैसे वाले, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। उनके कोवर्कर्स ने उनको सजेस्ट किया था कि सर एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि डाल्टन ने, जैसा कि जे थॉमसन ने कहा है कि एक एटम कॉम्पैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होगा, तो रदरफोर्ड के जो कोवर्कर्स थे उन्होंने कहा कि सर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर एटम अगर इतना रिजिड है, तो अगर हम बहुत पतला अगर कोई एक फॉइल लें किसी मेटल का और उस पे अगर अल्फा पार्टिकल से अगर बम्बार्डिंग कराएं, अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा मैं बता दूं, अल्फा पार्टिकल He++ ions are known as alpha particles. It means alpha particle consist 2 proton and 2 neutron. ये एक बड़ा पार्टिकल है। तो अगर कोई भी एटम और कोई भी अगर एक मैटर अगर ऐसे एटम का बना हुआ है जे थॉमसन वाले एटम से, तो वैसे केस में वो एक रिजिड बैरियर या बॉर्डर की तरह एक्ट करेगा। और जब आप उस पर इतने बड़े पार्टिकल He++ से आप अगर उस पर बम्बार्डिंग कराते हो, तो उस केस में वो सारे के सारे पार्टिकल रिवर्स बैक होंगे, रिटर्न होंगे उसी सिस्टम में। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब उनके कोवर्कर्स ये एक्टिविटी कर रहे थे, ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मोर देन 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल,
यानी उस फॉइल से 99% से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल है वो पास हो रहा है, यानी बाहर निकल जा रहा है। यानी वो सीधे तौर पे जे थॉमसन के मॉडल को चैलेंज हो रहा था, क्योंकि अगर जे थॉमसन के जैसा अगर हमारा एटम होगा तो वैसे केस में ये अल्फा पार्टिकल्स इनको कभी पार होके नहीं जा सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से भरा हुआ मॉडल था, जैसा कि जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड के को वर्कर्स ने जब उनको सजेस्ट किया कि सर गोल्ड फॉइल से इस तरह के एक्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा सा सेटअप तैयार किया इस चीज को वेरीफाई करने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि जब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल के ऊपर जब डाला जा रहा है तो 99 मोर देन 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, जबकि उस समय तक सिर्फ जे थॉमसन का मॉडल था और हम ये मान के चल रहे थे कि जब हम अल्फा पार्टिकल को डालेंगे, जो अल्फा पार्टिकल एक बड़ा पार्टिकल है, वो हीलियम आयन है, तो गारंटी है वो बड़ा पार्टिकल होगा। तो वैसे केस में वो उस फॉइल को पास नहीं करेगा, बल्कि मैक्सिमम पार्टिकल्स रिटर्न बैक होंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ये साफ उल्टा हो रहा था, मतलब जितने को मैंने एज्यूम किया था कि वो रिटर्न आएंगे उतने पास हो रहे थे 99%। सो ये उस समय के लिए एक बिग चैलेंज था। तब जाकर के रदरफोर्ड ने एक अपना मॉडल दिया एटम का। उन्होंने क्या कहा कि सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं ये सभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं और ये सारे के सारे उस गोल्ड फॉइल को पास कर रहे हैं। इसके आधार पे उन्होंने कहा कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज मस्ट बी एम्प्टी, यानी हमारे एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो एम्प्टी होगा। यानी जैसा कि जे थॉमसन बता रहे हैं कि वो एक कॉम्पैक्ट मॉडल होगा, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो एक एटम में मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी होगा और जो भी एम्प्टी होगा, अब अगर ये अल्फा पार्टिकल्स अगर बम्बार्डिंग हो रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि जो वैसे अल्फा पार्टिकल्स जो सेंटर से होकर के जा रहे थे वो रिटर्न टू ऑन देयर प्रीवियस पाथ, वो अपने पाथ पे रिटर्न हो जा रहे थे। कारण क्या था कि ये अल्फा पार्टिकल्स खुद पॉजिटिव था और यहाँ पर बीच में कुछ एक पॉजिटिव है एटम में, जो कि टकराने के बाद वापस आ रहा है। उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल 1 अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक ऑन देयर प्रीवियस पाथ, वो अपने प्रीवियस पाथ पे रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब कि पूरे एटम के कंपैरिजन में जो वो पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत ही छोटा है और उसी का उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो इसके आधार पे, इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के आधार पे, चूंकि He++ आयन है वो जाके यहाँ से कोलाइड कर रहा है, चूंकि ये पॉजिटिव है तो रिटर्न बैक हुआ। जो जितना नजदीक थे न्यूक्लियस के वो उतने ज्यादा एंगल से डाइवर्ट हुए और जो दूर थे वो सीधा एटम को क्रॉस करके बाहर चले गए। यानी यही जो पार्टिकल्स थे जो यहाँ से बाहर जा रहे थे, तो इन सारे स्पेस के बारे में रदरफोर्ड ने कहा कि दीज आर एम्प्टी स्पेस ऑफ एटम, यानी हमारा एटम जो होगा वो ज्यादातर एम्प्टी स्पेस का बना हुआ है। उसके सेंटर में एक पॉजिटिव मास कंसिस्टिंग पार्टिकल है या एक एरिया है, लेकिन वो एरिया जो मास कंसिस्टिंग एंड पॉजिटिव पार्टिकल कंसिस्टिंग है, वो एरिया पूरे एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल है। तो ये चीज रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने एक नया मॉडल प्रोवाइड किया। उन्होंने अपने मॉडल में कहा कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, पॉजिटिव पार्टिकल एंड टोटल मास concentrated in a small region known as nucleus, and electrons revolved around the nucleus in closed circular orbit. ध्यान रखना है कि यहाँ पे और ठीक अब अगले मॉडल में ये कुछ डिफरेंसेस होने वाले हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, उस न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव और सारा का सारा मास होल्ड करेगा और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। लेकिन उस समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी हमारे पास, जिसमें हमें बताया गया था कि व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड इन चार्ज मीडियम देन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी। यानी अगर एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो एक ऑपोजिट चार्ज वाले मीडियम में अगर माइग्रेट कर रहा है या चल रहा है, एक्सेलरेट अगर हो रहा है, तो वैसे केस में वो एनर्जी लूज करेगा। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बाहर में वो भी एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं। और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो वैसे केस में
वो एनर्जी रेडिएट करेगा। जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो अंडर 10⁻⁸ सेकेंड वो न्यूक्लियस में फॉल डाउन होगा, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक स्टोन अगर एक रबड़ से बांध के अगर यहाँ पे नचाया जाए तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे वो घूमेगा स्टोन। अगर मैं ज्यादा फोर्सेस लगाऊंगा तो वो ज्यादा दूरी से घूमेगा, और अगर मैं उसी फोर्स के वैल्यू को अगर कम कर दूंगा तो वो नजदीक आ जाएगा। तो ये चीज रदरफोर्ड के मॉडल में भी होना है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल्स के चारों तरफ अगर कहीं रिवॉल्व करेगा तो हर रोटेशन के बाद उसका ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा, और ये ऑर्बिट सर्कुलर ना होकर स्पाइरल हो जाएगी। स्पाइरल के कारण ओनली अंडर 10⁻⁸ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फॉल इन द न्यूक्लियस। सो ये मॉडल इस्टेब्लिश्ड या फिर एक स्टेबल मॉडल नहीं होना था। ये रदरफोर्ड के साथ हुआ। उसी के 3 साल के बाद आफ्टर 3 years द नेक्स्ट साइंटिस्ट नील्स बोहर, जो कि रदरफोर्ड के ही ग्रुप के थे, उन्होंने इसी रदरफोर्ड मॉडल में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया। जैसे रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, बट नील्स बोहर ने कहा कि वो कहीं भी नहीं घूमेगा, उसके लिए एक फिक्स जगह होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। क्योंकि देखिए रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, कहां घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, एक ऑर्बिट में कितने होंगे, इनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। बट नील्स बोहर ने सिर्फ उसी वैल्यूज को करेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्ड ओनली इन दोज परमिटेड ऑर्बिट वेयर the angular momentum of electron is must be equal to nh/4π। अगर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अगर कर रहा है तो गारंटी है उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/4π है। यानी वो किसी भी जगह रोटेट नहीं करेगा, किसी भी जगह वो सर्कुलर पाथ को अटेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ एक सर्टेन पाथ को अटेंड करेगा। साथ ही साथ जो हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इज nh/4π, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू होगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड आइदर इन k सेल और इन l सेल और इन m सेल, बट वो इस दोनों ऑर्बिट के बीच में कहीं पे लाइज नहीं कर सकता। ये कंडीशन लगाया था नील्स बोहर ने, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस, बट नील्स बोहर ने उसी चीज को करेक्ट किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं घूमेंगे, वो एक परमिटेड ऑर्बिट में घूमेंगे, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे, और सिर्फ वहीं पे घूमेंगे जहां पे कि उनका एंगुलर मोमेंटम nh/4π होगा। यानी नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा करेक्ट किया, और इस रेडिएशन वाले में उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि उस पे 2 अलग अलग तरह के फोर्सेस एक्ट करेंगी जो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों ही फोर्सेस उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करती हैं और न्यूक्लियस में गिरने नहीं देती हैं। नील्स बोहर ने अलग अलग सेल के बारे में बताया। इन सेल्स को परमिटेड ऑर्बिट या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर सेल के नाम से जाना जाता है। इनको फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ बोलते हैं, या फिर KLMNOP के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी नील्स बोहर ने उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि रदरफोर्ड ने कहा था कि वो कहीं भी घूम सकते हैं, तो नील्स बोहर ने कहा नहीं, वो कहीं भी नहीं घूम सकते हैं, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे। और इस तरह से रदरफोर्ड के मॉडल को पहला बार जिसने वेरीफाई किया मैथमेटिकली वो थे नील्स बोहर, और इन्होंने अपने मॉडल से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे वैल्यूज को मैथमेटिकली उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। लेकिन यहाँ तक के जितने भी मॉडल हैं ये सारे के सारे पार्टिकल मॉडल में आते हैं, अर्थात ये पार्टिकल बिहेवियर वाले हैं। इनके बाद के जो नील्स बोहर ऑफ एटम के बाद 2 आते हैं, एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल del x dot del p is greater than or equal to h/4πm, and the second one is Schrödinger wave equation। ये दोनों ही वेव मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बतलाता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पोजीशन
और उसका वेलोसिटी, ये दोनों में से किसी भी एक को एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स जैसा कि नील्स बोहर बता रहे हैं कि हम डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका रेडियस यानी पोजीशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की बात करती है। फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की एक प्रोबेबिलिटी होगी, उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगा। सो फाइंडिंग del x dot del p is greater than or equal to h bata 4 pi m, where del x is the position, del p is momentum, h is Planck constant and m is mass of electron. So ये बतलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते या फिर एग्जैक्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर किसी का भी अगर एक्यूरेट अगर वैल्यू हमको पता चल जाए कि हाँ ये पोजीशन होगा, तो वैसे केस में उसके अनदर वैल्यूज यानी वेलोसिटी को नहीं हम बतला सकते हैं। और अगर वेलोसिटी अगर हम एक्यूरेट अगर उसका कैलकुलेट कर लें तो वैसे केस में उसका पोजीशन फिक्स नहीं होगा। इस चीज जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हमारा, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली एक वेव मैकेनिकल मॉडल को प्रपोज करता है। वहीं पे दूसरा आता है नेक्स्ट, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसमें यह बतलाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमेंगे, बल्कि वो एक मैथमेटिकल वेव फॉर्मेट में रिवॉल्व करेंगे। जैसा कि लीनियर इक्वेशन के लिए एक लाइन के लिए आप एक इक्वेशन देते हो, लीनियर इक्वेशन के लिए, पैराबोला के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है, एलिप्स के लिए एक इक्वेशन होता है, सर्कल के लिए एक इक्वेशन होता है जो कि उसके ट्रेजेक्टरी पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेजेक्टरी पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेव इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया और इसी वेव इक्वेशन को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में जो मोशन है वो किसी एक सर्कुलर या फिर लीनियर ऐसा कोई नहीं है, बल्कि वो एक वेव के फॉर्म में जा रहा है। और जब वेव के फॉर्म में उनका मोशन है तो वो एक 3D मॉडल होगा, अर्थात 3 डायमेंशनल मोशन होगा। तो 3 डायमेंशनल मोशन के लिए उन्होंने कुछ एक ऐसा इक्वेशन दिया था। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लिए हमने यूज किया हुआ है। एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड भी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर साई इज वेव फंक्शन, द वैल्यू ऑफ साई इज a sin 2 pi x by lambda। तो यहाँ पे ये बतलाया गया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करेंगे तो एक मैथमेटिकल फंक्शन को फॉलो करेंगे जब वो रोटेट करेंगे। यानी वो इन सारे मॉडल जहां की नील्स बोहर बता रहे थे कि एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, फिक्स्ड ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट को छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकता। रदरफोर्ड बता रहे थे कि वो कहीं भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। वहीं पे जे जे थॉम्सन का था कि इलेक्ट्रॉन डोपिंग किया हुआ है। तो ये सारे मॉडल्स